Good morning, students. As you know that we were discussing about mercantile capitalism in the last class. व्यापारिक पूंजीवाद के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और व्यापारिक पूंजीवाद के कारणों के बारे में पढ़ रहे थे कि what were the causes for the rise of mercantile capitalism in Europe. तो इसमें बहुत से कारण हमने पढ़े थे, जैसे कि बैंक प्रणाली का विकास हो रहा था और धीरे धीरे नए नए नगरों की स्थापना हो रही थी। राइज ऑफ नेशन स्टेट्स, राष्ट्रीय राज्यों का उदय हो रहा था। ये कुछ हमने पीछे कारण पढ़े थे। तो आज इसके दो कारण और हम पढ़ेंगे। उनमें से जो पहला कारण आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है बीमा प्रणाली के बारे में। इंश्योरेंस सिस्टम, जैसे आप जानते हैं कि इंश्योरेंस सिस्टम क्या होता है कि कोई भी वस्तु है आपके पास जो कि आपको लगता है कि एक्सपेंसिव है, और अगर ये वस्तु खराब हो जाएगी या चोरी हो जाएगी तो आपको काफ़ी नुकसान होगा। तो आप क्या करते हैं, उस वस्तु का बीमा करा लेते हैं। जैसे कई लोग फ़ोन का भी बीमा कराते हैं, फ़ोन का और व्हीकल का जो है खासकर, बल्कि ये तो कंपल्सरी भी हो गया है। तो अपनी जो एक्सपेंसिव बिलोंगिंग्स हैं, जो बहुत महंगी चीज़ें होती हैं, उनका बीमा कराते हैं। तो देखिए, यूरोप में ये सिस्टम शुरू हुआ बैंक प्रणाली की तरह, जिसने पूंजीवाद के विकास में योगदान दिया। अब आप कहेंगे कि यहाँ बीमे से पूंजीवाद का क्या कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन है, क्योंकि बीमा प्रणाली ने व्यक्तिगत जोखिम को कम कर दिया। जो एक हमेशा भय बना रहता था पूंजीपति को या व्यापारी को कि अगर उनका माल मान लो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है और मान लो रास्ते में उसको डाकुओं ने लूट लिया, या समुद्र में अगर वो जा रहा है तो जहाज डूब गया, ठीक है, तो उनका बहुत नुकसान होने की आशंका रहती थी। तो इससे क्या हुआ कि पूंजीवाद को स्थायित्व मिला और उसको स्ट्रेंथ मिली, उसको बल मिला। तो मान लो किसी व्यापारी का जहाज जा रहा है, पहले तो पानी के जहाज चलते थे, तो और उस पर काफ़ी सामान लदा हुआ है और मार्ग में मान लो वो नष्ट हो जाए तो बहुत ज़्यादा हानि हो जाती थी। लेकिन बीमा प्रणाली से ऐसी स्थिति में हानि हो जाने के बाद भी उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती थी। जो बीमा कंपनीज होती हैं, आप जानते हैं उसका क्या कंसेप्ट होता है। जैसे मान लो आपने व्हीकल खरीदा, मान लो आपने 80,000 की स्कूटी खरीदी कोई, और आपने बीमा करा रखा है। कल को वो चोरी हो गई, खुदा ना खास्ता मान लो चोरी हो जाती है या वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो जो बीमा अगर आपने करवा रखा है तो बीमा कंपनी आपको उसका उचित मूल्य देगी। अगर वो क्षतिग्रस्त हो गई है, मान लो उसमें 10,000 का खर्चा है, तो वो 10,000 का खर्चा बीमा कंपनी आपको दे देगी। आप क्या करते हो उसके बदले? आप क्या करते हो कि बीमा कंपनियों को प्रीमियम देते हो, यानी प्रतिवर्ष आप कुछ राशि उनके पास जमा करवाते हो, ठीक है। वो राशि अगर आप जमा करवाते रहोगे तो कभी भी इस तरह की कोई अगर दुर्घटना खुदा ना खास्ता होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति आपको मिल जाती है। मान लो चोरी होती है तो यू जस्ट हैव टू फाइल द एफआईआर और आपको उसकी राशि मिल जाती है बीमा कंपनी से। तो देखिए, पूंजीपति के मस्तिष्क में हमेशा ये भय बना रहता था कि कहीं मेरा माल खराब ना हो जाए या रास्ते में उसको कोई लूट ना ले। तो इंश्योर्ड होने के बाद फिर वो खुले रूप से जो है अपना व्यापार करने लगे, और बीमा कराने वाले जो होते थे व्यवसायी, वो बीमा कंपनियों को निश्चित मात्रा में प्रतिवर्ष जो है प्रीमियम दिया करते थे। जैसे मान लो आपने 3-4 हज़ार हर साल आपको देने हैं। वो अच्छा रहता है कि मान लो आपकी 1 लाख की चीज़ है, गाड़ी है, जैसे मान लो 6-7 लाख की गाड़ी है, और अगर आप साल में अगर 6-7 हज़ार खर्च कर देंगे तो आपकी गाड़ी जो है इंश्योर्ड हो जाएगी। कल को कोई मिसहैपनिंग होती है तो उसका जो क्लेम आपको मिल जाता है। इसी तरह से यूरोप में ये सिस्टम शुरू हुआ, बीमा कंपनियां एस्टेब्लिश हुई, तो व्यवसायी को
जो है अनावश्यक जोखिम से जो है छुटकारा प्राप्त हो जाता था। तो इस व्यवस्था ने पूंजीवाद को और बढ़ावा दिया। मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे कि क्या कंसेप्ट है। इसके बाद अगला जो पॉइंट हम लेने जा रहे हैं वो है संयुक्त पूंजी कंपनियां, जॉइंट स्टॉक कंपनीज। इसके बारे में मैंने पहले भी शायद आपसे डिस्कस किया है कि पूर्व आधुनिक काल में, या हम कह सकते हैं कि मध्यकाल के अंत में, व्यवसायी जो होते थे वो व्यक्तिगत रूप से व्यवसाय किया करते थे, यानी सब अपने अपने व्यवसाय करते थे, लेकिन उससे लाभ बहुत कम प्राप्त होता था क्योंकि बहुत सारे व्यवसायी होते थे, सब अपना अपना व्यवसाय कर रहे हैं, तो लाभ की जो संख्या है वो बहुत कम हो जाती थी। लेकिन बदलाव आया कि 15वीं 16वीं सदी में जो व्यापारी थे उन्होंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए, तो अधिक मुनाफा कमाने के लिए वो नए नए तरीके तलाशने लगे। तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि क्यों ना मिलकर व्यवसाय किया जाए, कि कैपिटल एक्यूमुलेट करके, अच्छा खासा पैसा इकट्ठा करके और व्यवसाय किया जाए। तो उन उनकी जो पूंजी थी वो संयुक्त हो गई। संयुक्त मतलब जॉइंट। जैसे 10 आदमी, आप फर्ज कीजिए कि 10 आदमी है, ठीक है, सबके पास 1,000 रुपए है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो 10,000 रुपये इकट्ठा हो गया। 10,000 रुपये से आप कोई व्यवसाय मान लो आपने शुरू कर दिया, ठीक है, तो नेचुरली अगर आप 1,000 रुपये लगाते अलग से तो उसका कितना बेनिफिट मिलता, और 10 जने मिलकर अगर वो 1,000 इकट्ठा करके अगर कोई बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं, या आप कह लो कि 10 जने अपने 10-10 लाख इकट्ठे करके जो है 100 लाख का व्यवसाय कर रहे हैं, 1 करोड़ का व्यवसाय कर रहे हैं, तो नेचुरली उसका जो बेनिफिट होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि यूरोप में संयुक्त पूंजी कंपनियां अब खुलने लगी। और क्या होता था कि ये तो खैर मैंने बहुत छोटा एग्जांपल दिया कि 1,000 10-10 लाख लोगों ने अपने बहुत बहुत पैसे इन्वेस्ट किए, और इससे क्या होता था कि उन्होंने शेयर्स भी इनवाइट किए अपनी कंपनी के। कोई भी इसमें पूंजी लगा सकता है, कोई भी व्यक्ति। जैसे शायद आज आपने सुना होगा शेयर्स लोग खरीदते हैं, कि किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए। शेयर का मतलब कि मान लो उस कंपनी का एक भाग आपने खरीद लिया। कोई, किसी ने 1 भाग खरीदा, किसी ने 100 भाग खरीद लिए, किसी ने 1,000 भाग मतलब भाग हैं वो खरीद लिए। तो मुनाफा जो है वो उसी प्रोपोर्शन में, उसी रेशियो में या अनुपात में उसको मिल जाता है। मान लो मैंने रिलायंस कंपनी के 10 शेयर खरीदे, एक शेयर की कीमत मान लो 10 रुपए है, मैंने 100 रुपए के शेयर खरीद लिए। अब कल को मान लो रिलायंस कंपनी को मुनाफा होता है, ठीक है, उसके शेयर की वैल्यू बढ़ती है, वो 10 रुपए का जो शेयर है वो 10 की बजाय 20 का हो जाता है, ठीक है। तो मैंने जो है 10 शेयर लिए थे 100 रुपए में, अब वो डबल हो गए, तो मुझे 200 रुपये मिल जाएंगे। वो कंपनी जो है अपना जो शेयर है, जो लाभांश है, वो निश्चित अनुपात में वो अपने शेयर होल्डर को, यानी जिसने शेयर ले रखे हैं उसको वो पे करेगी। तो इस प्रकार से जॉइंट स्टॉक कंपनीज की स्थापना होने लगी। इनको बोलते हैं संयुक्त पूंजी कंपनी, यानी कुछ लोगों ने मिलकर अधिक लाभ कमाने के लिए अपनी पूंजी संयुक्त कर ली, इकट्ठे कर ली। मान लो कोई बहुत बड़ा उद्योग लगाना है, अब एक आदमी नहीं लगा सकता। आपने देखा होगा कि कई लोग आपस में पैसे इकट्ठे करके और बिजनेस करते हैं, है ना। वो क्यों करते हैं? वो इसलिए कि एक अकेला जो है वो इतना पैसा नहीं लगा सकता उस बिजनेस में, क्योंकि उसमें मान लो कोई फैक्ट्री लगाई है, तो फैक्ट्री में मशीन चाहिए। अब मशीन वो अकेला नहीं खरीद सकता, उसे पता है मशीन के लिए उसे या तो लोन लेना पड़ेगा। तो बेहतर ही समझता है कि अगर लाइक माइंडेड पीपल हो जाते हैं, अगर कुछ और व्यक्ति हो जाते हैं जो कि वो व्यवसाय करना चाहते हैं, तो वो अपनी पूंजी इकट्ठी करके और वो उद्योग लगा देते हैं। तो इस तरह से संयुक्त पूंजी कंपनियां बनने लगी। ये केवल इंग्लैंड में नहीं बल्कि हॉलैंड में, फ्रांस में आपने देखा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इवन दे वर जॉइंट स्टॉक कंपनीज।
और ये जो कंपनीज थी इनको फिर धीरे धीरे जो इनकी जो सरकारें थी जैसे फ्रांस और इंग्लैंड की सरकार, इन्होंने इनको चार्टर देने शुरू कर दिए ताकि वो अन्य देशों के साथ व्यापार कर सके। और निश्चित मात्रा में जो धन है लाभ का, वो इंग्लैंड या फ्रांस जिस भी देश की कंपनी है उसमें सरकार को वो जमा करा सके। तो इस प्रकार से बहुत सी कंपनियां जो है स्टैब्लिश होनी शुरू हो गई। और आप जानते हो कि जैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी भारत में आकर, और इन्होंने व्यापार करना शुरू किया। और पहले तो केवल ये एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और फिर ये राजनीतिक शक्ति भी बन गई थी। तो इससे जो है पूंजीवाद को बल मिला। आखिरी पॉइंट जो हम इसके कारणों में डिस्कस करेंगे वो है उपनिवेशों की स्थापना। वाणिज्यिक पूंजीवाद के विकास में उपनिवेशों की स्थापना ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैसे? तो देखिए, नए नए व्यापारिक मार्गों का उदय हुआ। तो नए नए व्यापारिक मार्गों के बारे में पता लगा, सुदूर देशों की, प्रदेशों की जानकारी प्राप्त हुई। इसके कारण पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, बहुत से देशों ने अनेक देशों में उपनिवेश स्थापित कर लिए। आपको बताऊं मैं कि बेसिकली एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ये तीन ऐसी जगह थी, ये तीन ऐसे कॉन्टिनेंट थे, एशियन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड अमेरिकन कॉन्टिनेंट। यहाँ पे यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश बनाने शुरू किए। जैसे इंग्लैंड ने उपनिवेश बनाया अमेरिका को, अमेरिका की 13 कॉलोनी इंग्लैंड की उपनिवेश थी। इसी तरह से भारत को उन्होंने उपनिवेश बनाया। फ्रांस ने अफ्रीका में बहुत से क्षेत्रों को अपना उपनिवेश बनाया। ठीक है, पुर्तगाल ने, मतलब क्या हुआ कि उपनिवेश क्या करता था, उपनिवेश से ये लोग कच्चा माल प्राप्त करते थे। बेसिकली कच्चा माल प्राप्त करके उसको अपने देश में निर्मित करके और उसी उपनिवेश में मंडियां खोजते थे और उन मंडियों में उसे महंगे दामों पर बेचा करते थे। या फिर क्या करते थे कि उपनिवेशों से जो भी उनका प्रोडक्ट है वो लिया और उसे अन्य देशों में महंगी कीमतों पर बेच दिया। तो ये कार्य किया करती थी ये जो व्यापारिक कंपनियां थी, जिनके माध्यम से ये उपनिवेश स्थापित हुए थे। तो आप ये देखिए कि ये जो उपनिवेश होते थे, इनमें इन यूरोपीय कंपनियों ने शोषण किया लोगों का। और शोषण तो पूंजीवाद का प्री रिक्विजिट होता है। जहाँ पूंजीवाद होता है वहाँ शोषण तो होता ही है, चाहे वो श्रमिकों का हो, चाहे वो उपनिवेशों का हो। ठीक है, तो ये जो है पूंजीवाद के उदय के कारण थे। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। इसके बाद जो अगला हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है व्यापारिक या वाणिज्यिक पूंजीवाद का स्वरूप और विकास। पूंजीवाद का स्वरूप क्या था, नेचर ऑफ कैपिटलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, तो ये फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप पूंजीवाद के कारणों को उसका अध्ययन करें। थैंक यू।